मगर वर्तमान में रेत अवैध का उत्खनन अभी भी नहीं रुक पा रहा है। वहाँ वीडियो फुटेज भी सामने आते हैं, मगर नाकामी प्रशासन की कही जाए। इतने उद्योग अब तक में आ चुके हैं या लाने के प्रयास किए जा चुके हैं। वही तो बंद कमरे में जो बात हुई वो आज तक जनता को नहीं पता चल पाई कि क्या बात है, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके कार्यकर्ताओं के साथ और जनता की उम्मीदों के साथ चला हुआ था। आज हम पहुँचे हैं कटंगी विधानसभा के जो विधायक हैं गौरव पारदी जी, उनके घर पर। हम उनके बीच में आकर के क्षेत्र के बारे में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और गौरव पारदी जी नमस्कार, आपका स्वागत है तथ्यवाणी में। क्योंकि अब शुरुआत आप घर से निकलते हुए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो घर बहुत पुराना लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो लगभग कितने साल हो गए इस घर को? ये जो पोर्शन है ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। मेरे दादाजी के पिताजी, ये उनके द्वारा बनवाया गया था। और मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे घर में रहने का मौका मिल रहा है। अभी भी ये बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। और इनकी देखिए, आप कैमरामैन जी इधर आइए ज़रा, ये दरवाजे की नक्काशी देखिए। इसमें अभी भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम। अभी भी ये जिस भी लकड़ी से बना है, बट उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। नक्काशी की गई है, व्यवस्थित रूप से इसे रखने की कोशिश भी की गई है। और आज भी ये मकान रहने लायक की स्थिति में है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि 200 वर्ष घर मकान के बनने के बीच जाने के बावजूद भी इस मकान में हमारे विधायक जी रह रहे हैं। उनका परिवार भी रहता है यहाँ पे। फिलहाल परिवार अभी मौजूद नहीं है, मगर जब भी इनका गांव में आना जाना होता है तो यहाँ रुकना होता है। बाकी चीज़ों के लिए हम विधायक जी से और चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। हमारे बीच में जो विधायक हैं गौरव पारदी जी, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में जो हमारे पास जानकारी है, ये 4 बार यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, 4 बार प्री एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, 2 बार मेंस निकाल चुके हैं। उसके बाद अब जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और ये उनके विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जो पढ़ाई है उसका भी बहुत महत्व रखती है कि बहुत क्षेत्र के विकास में जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और आधिकारिक रूप से अधिकारियों से जो तालमेल बैठाया जाता है, बातचीत की जाती है और क्षेत्र में कामों को लाने की कोशिश की जाती है, तो ये उनके लिए कितना कारगर होगा ये भी हम जानेंगे। गौरव पारदी जी के बारे में जो हमें जानकारी है उस अनुसार जो कैरियर की शुरुआत है किसी एक नौकरी में के रूप में हुई थी। मैं जहाँ तक जानता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी करते थे। उसके बाद आप क्षेत्र में 2016-17 से सक्रिय हुए और 18 में आपने चुनाव के लिए फॉर्म भी भरा था। नहीं, मैं तो क्षेत्र में लगभग समझ लीजिए कि 2013 से, मैं 11 से यहीं पे हूँ और 13 से मेरा यहाँ पे सार्वजनिक जीवन में सक्रियता रही है। और चाहे वो 2013 का विधानसभा चुनाव रहा हो, 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने अपनी कार्रवाई की थी। निश्चित तौर पे पार्टी में कोई जिम्मेदारी मैंने नहीं ली थी। 2017 में ही पार्टी में पहली दायित्व के रूप में मुझे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के तौर पे मुझे मौका मिला था। और उसके बाद से तो सार्वजनिक जीवन जो है वो सबके ध्यान में ही है। नहीं, अब वो सही है, बट आप जो कह रहे हैं कि 13 से आप सक्रिय रहे हैं, मगर जनता के बीच में जो आपका बोलबाला कहना चाहिए, वर्चस्व कहना चाहिए, वो 2016 के बाद में बहुत ज़्यादा अधिक हुआ। बहुत ज़्यादा आप लोगों का मिलना जुलना जनता के बीच में हुआ। तो इसलिए मैंने ये 16 की बात कही। और आपने उस बीच में बहुत से काम भी करवाए। आप भाजपा पार्टी में थे, मगर मैं नहीं था तब भी मैं काम तब भी आपने बहुत से काम लेके आए। दायित्व में नहीं था तब भी दायित्व में नहीं थे तब भी आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ काम आप लेकर के आए और अपने दम पर अपने काम कराने की कोशिश की। और कितना आप सफल हो पाई है इस बारे में आप ही बताएंगे। तो बाकी मुझे जो जानकारी है कि आपने नौकरी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और कुछ बिजली विभाग से संबंधित काम भी अपने क्षेत्र में करवाए थे। मतलब इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए होगा। मैं समझता हूँ कि बालाघाट में जो मेरी पहचान है, बालाघाट ज़िले में फीडर विभक्तिकरण योजना के माध्यम से मुझे यहाँ पे और पूरे प्रदेश के कई ज़िलों में बिजली विभाग में काम करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि हमने जब वो काम किया तो भविष्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया, लोगों को सहयोग की दृष्टि से काम करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि वो एक मील का पत्थर साबित हुआ जिसमें जनता के बीच जाके मेरे को काम करने का मौका मिला और हमने लोगों के हित में कार्य किया। और शायद उसी की पारितोषिक के तौर पे आज मुझे एक जनप्रतिनिधि के तौर पे सब पहचान रहे हैं। मगर जो आपने उस समय में बिजली के पोल लगवाए थे, कनेक्शन लगवाए थे, चूँकि आप एक निजी कंपनी में कार्यरत थे,
तो वो जो खर्च जो हुआ था वो शासन की तरफ से हुआ था या देखिए, आपकी वो निजी था या नहीं, किस मैं कंपनी के माध्यम से हुआ था? नहीं, 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 ये देखिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली क्या था कि जो काम हुआ था, जी हाँ। वो तो निश्चित तौर से शासन की योजना थी, पर वो काम कैसे होगा? देखिए, शासन तो सारे काम कराती है, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से वो काम होना चाहिए, वो योजनाबद्ध होता है। तो वो योजना हमारी थी, वो हमारी व्यक्तिगत योजना थी, वो हमने योजना बनाई। विशेष तौर पे बालाघाट जिले चूँकि हमारा गृह जिला है, इसलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 20 सालों के लिए कोई तकलीफ ना हो, उस हिसाब से हमने योजना को काम किया था। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ हमने काम किया, जहाँ मेरा ध्यान रहा, वो फीडर कह लीजिए, वो गांव कह लीजिए, 2011-12 के बाद 2025 तक भी वहाँ पे ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। तो इस बात का सूचक है कि जो हमारी भविष्य की दृष्टिकोण से हमने काम कराया वो सफल है। मतलब आपकी जो आपने जो पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, उसका बहुत आप प्रशासनिक तौर पे उसका बहुत फ़ायदे ले सकते हैं और ले पाते हैं और तालमेल बैठाने में आपको बहुत कारगर साबित हो रहा है। वो देखिए, वो तो विशेष तौर पे मैं समझता हूँ कि जो मेरी पढ़ाई रही, मैंने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की, फिर मैंने एमबीए किया फाइनेंस में। तो हर पढ़ाई का कहीं ना कहीं लाभ तो मिलता ही है, और मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हर तरीके से मैं वो लाभ जो है क्षेत्र की जनता को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। ब्राज़ील में एक पार्लियामेंट समिट हुआ था जिसमें क्लाइमेट चेंज फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन में आपको भागीदारी का मौका मिला था। इसमें वहाँ पे आपका क्या अनुभव रहा, आपने क्या सीखा और हमारे देश के लिए उसमें कितना लाभप्रद हुआ वो देखिए, जो मीट मुख्य था? तौर पे अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी नवंबर के आखिरी में बेलम में संपन्न हुई ब्राज़ील में, उसकी तैयारी के हिसाब से वो कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री समिट थी, और उस समिट में मुख्य तौर पे लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियाई देश के हमारे सांसद लोग पहुँचे थे। भारत से हम 2 लोग गए थे, मैं और मेरे साथ मेरी साथी दीप्ति महेश्वरी जी जो राजस्थान से विधायक हैं, हम दोनों पहुँचे थे, और हमने वहाँ पे अलग अलग 6 सेशंस में भाग लिया, अपनी हिस्सेदारी की, सारी चर्चाएं की, और एक समझ लीजिए कि तालाब में जैसे मंथन होता है, मंथन के रूप में कुछ चीज़ें हम लोग निकाल के लाए। कुछ चीज़ें जो है, मेरे जो एक इंटरवेंशन वहाँ पे काफ़ी सबके ध्यान में आया था, वायरल भी हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा। तो मुख्य तौर से हम सब ने ये देखा कि जो भारत की तरफ से जो कमिटमेंट्स किए गए, उस दिशा में भी भारत की सरकार प्रयासरत है, और पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण है कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रयास करते रहें। नहीं तो कई बार हमने देखा, इस बार हमने महसूस किया कि नवंबर में, अक्टूबर में हमने देखा कि बारिश आ रही है, साइक्लोनिक बारिश आई। उसका मुख्य कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, जिस वजह से इंडियन ओशन में टेम्परेचर बढ़ा, जिससे साइक्लोनिक गतिविधियाँ बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को प्रेरित करती है कि हम भी अपनी सी छोटी सी भागीदारी करें इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। जब आप विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, आपने शपथ ग्रहण भी नहीं किया था और 24 घंटे के भीतर आप किसी जगह पे कार्रवाई करने पहुंच गए थे और इस चीज़ की बहुत तारीफ हुई थी। तो वो क्या था कि मतलब शपथ ग्रहण बाद में होगा, होते रहेगा, मैं काम में पहले एक्टिव हो जाऊँ? देखिए, प्रमुख तौर पे मैंने ये अपने सभी लोगों को, मतदाताओं को ये प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले जल संसाधन विभाग के दफ्तर जाके वहाँ का प्रयास करूँगा। एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सीते कसा से नहले सरा को जोड़ने वाली, और उसी दिशा में प्रयास करते हुए मैं सबसे पहले जल संसाधन विभाग के दफ्तर पहुंचा था। और आपने अभी ध्यान दिया होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा कार्यक्रम हुआ, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मन से घोषणा की है कि उस योजना का परीक्षण करके उसको लागू किया जाएगा। तो उससे हमारे करीब 25 गाँव के किसानों को लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से, जो हमारी बावनथड़ी नदी है, वो नदी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच की नदी है, जिस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम 2 से 3 स्टॉप डैम, बराज या ऐसा कुछ बनवा के वहाँ पानी रोक के जो हमारे गांव हैं, चाहे वो कुछ पठार अंचल के हों, चाहे वो हमारे खैरलांजी क्षेत्र के कुछ गांव हैं, उनको हम माइक्रो इरिगेशन स्कीम के माध्यम से, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएंगे। मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य रहेगा अगर मैं ऐसा कर पाया, और मेरा पूरा प्रयास है, ये मेरा संकल्प है, और ये मैंने योजना बनाया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जल संसाधन विभाग ने बनाया है, ये हमने योजना बनाए हैं, और हम जल संसाधन विभाग से उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र का हर गांव जो है आने वाले समय में
संपूर्ण जल संसाधनों से पूर्ण होगा। समय लगेगा, ये समय लगेगा, समुद्र मंथन तुरंत नहीं हो जाता। हम बार बार कहते आए हैं कि हर चीज़ में समय लगेगा, पर जो भी समय होगा उसमें हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आपके लगभग 2 साल गुजर चुके हैं, तो अब आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि आपने क्षेत्र में अब 2 सालों में जिस तरीके की चीज़ें आप शुरू में बोल करके चुनाव में खड़े हुए थे और आप आपने जीत हासिल करी, तो अब तक में आपने क्या क्या विकास अपने क्षेत्र में कर पाए, ये जानने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले 2 वर्षों में हमारे द्वारा हर प्रकार से अलग अलग प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले एक आम व्यक्ति के लिए सड़क, बिजली और पानी से शुरू करें अगर हम, तो हमारे यहाँ की अनेक सड़कें जो हैं, लगभग आप समझिए कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ की सड़कें या तो स्वीकृत हो चुकी हैं या उन पे काम चालू है। कुछ ऐसे पुलिया हैं, जैसे एक सीवन हेटी का पुलिया है, जहाँ पे 250 की आबादी उस पार रहती थी और उनके पास कोई साधन नहीं था इस तरफ आने का, था बरसात में वो नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए एक हमने 9 करोड़ का पुलिया स्वीकृत कराया, जिसका काम भी मैं समझता हूँ कि अगले 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। तो ये हुई सड़क पुलिया की बातें। एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कटंगी से लालबर्रा एक बहुत ही शानदार रोड आप बनेगी, आप जब देखिएगा वो जब रोड बनेगी तो वो स्मार्ट रोड रहेगी। कटंगी नागर परिषद क्षेत्र में वो रोड स्मार्ट रोड रहेगी। आपने स्मार्ट रोड बोला तो मैं इसलिए को बीच में रोकूंगा, स्मार्ट रोड से कितना क्या क्या स्मार्ट हो जाएगा? रोड सड़कों में क्या चीज़ रहेगी? चिप लगेगी, ट्रैकिंग होगी, क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए, उसमें सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के भविष्य में उस रोड को खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसमें नीचे से डक्टिंग करवाएंगे, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो लोग उस डक्ट का प्रयोग कर पाएँ। यानी स्मार्ट आइडियाज़ के साथ स्मार्ट रोड। उसमें हमारा प्रयास है कि हम फ्री वाईफाई की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे। जो वहाँ पे लगभग आधा किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे हम फ्री वाईफाई की भी योजना उपलब्ध कराएंगे। हम वहाँ पे हमारी जो लाइटिंग रहेगी वो भी आप पाएंगे कि एक अलग दिशा में रहेगी, एक अलग तरीके से रहेगी। निश्चित तौर पे आप उसको क्रियान्वयन होने दीजिए। अभी उसकी हमने ईएफसी करवा ली है, बहुत जल्दी मैं समझता हूँ 15-20 दिन में उसका टेंडर लग जाएगा। जैसी वो सड़क क्रियान्वित होगी मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा कि स्मार्ट रोड कैसे होती है। दूसरी बात ये थी कि बालाघाट ज़िले में हमने भी अभी कुछ कवरेज किया, तो हमने देखा कि सड़कें तो बनती हैं, आपने बहुत अच्छी सोच रखी है कि सड़कें स्मार्ट रोड बनाई जाएगी और उसमें वाईफाई दिया जाएगा, सब कुछ ठीक है। ओवरलोड कैसे कंट्रोल होगी? उससे जो रोड टूटती है, फिर जब निर्माण कोई ठेकेदार करता है तो उसमें भ्रष्टाचार भी होता है, और उस भ्रष्टाचार को जब दिखाया जाता है या आपके द्वारा उस मुद्दे को या किसी ने जनप्रतिनिधि के द्वारा उठाया जाता है तो फिर लिपापोती कर दी जाती है या उस पर ज्वाइंट लगा करके उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो जब स्मार्ट रोड, मैं मानता हूँ कि जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती, आप बिल्कुल जब भ्रष्टाचार युक्त न सड़क बने हो। देखिए, मेन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जब किसी भी टेंडर में बिलो रेट में काम लिया जाता है। आपने 20% बिलो ले लिया, आपने 25% बिलो ले लिया, तो आप क्या गुणवत्ता वहाँ देंगे? आपकी गुणवत्ता वहीं ख़राब हो जाती है जिस दिन आपके रेट ख़राब हुए। तो मैं तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के हर सड़क के कार्य हो या अन्य कार्य हों, हम जो हमारी एजेंसीज़ हैं, साथ ही साथ जो हमारे ठेकेदार हैं, हम हर प्रकार से उनसे निवेदन कर रहे हैं, दबाव भी डाल रहे हैं कि आप बिलो रेट में काम मत लीजिए। क्योंकि हमको ही मालूम है कि भाई 25% बिलो आप लोगे तो आप कैसे काम करोगे? कोई आप अपने घर से तो काम नहीं करोगे। हर आदमी यहाँ पैसा कमाने बैठा है, हर ठेकेदार पैसा कमा के जाएगा, तो कहाँ कमी आएगी? गुणवत्ता में कमी आएगी। तो हमारा पहला प्रयास है कि हम हर प्रकार से अच्छे रेट में काम जाएं, ताकि अच्छी गुणवत्ता का काम हो। और उसमें चूंकि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैंने जॉब किया है, तो मैं तो कई बार खुद भी चला गया हूँ सड़कों की जांच करने के लिए कि भाई मेटल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यथासंभव हमारा प्रयास ये है कि अच्छे रेट आएंगे तो अच्छी गुणवत्ता की सड़क पड़ेगी। और मेरे रहते मेरा तो यही प्रयास है कि एक अच्छी गुणवत्ता के काम हमारे बीच में आए। मतलब हम भरोसा कर सकते कि जो अभी 2 साल के अंदर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, चाहे सड़कों को लेके हो, डैम को लेके हो या भवन निर्माण को लेके हो, वो गुणवत्ताहीन नहीं होंगे। नहीं, पूरा प्रयास हमारी तरफ से तो प्रयास ही है ये यथासंभव। इस बात पे जनता भरोसा कर सकती है। हाँ, मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अच्छी बात बताई आपने। दूसरी एक बात और थी कि आपके ही विधानसभा क्षेत्र में तिरोड़ी पड़ता है, जहाँ से रेलवे जाता है, महाराष्ट्र जाता है, उसे मतलब अन्य बाहरी क्षेत्रों के लिए, बाहरी राज्यों के लिए जोड़ने के प्रयास में आपने क्या क्या किया है? देखिए, मैंने उसमें एक हमने प्रपोज़ल दिया है कि एक गोंदिया से ट्रेन चलाई जाए, जो गोंदिया से बालाघाट आए, बालाघाट से वाराणसी जाए, वाराणसी से कटंगी आए, कटंगी से तिरोड़ी होते हुए आगे जाके वो तुमसर में जुड़ जाए,
और तुमसर से नागपुर होते हुए आगे कनेक्टिविटी हमको भोपाल की भी मिल सकती है, इंदौर की भी मिल सकती है। जो प्रमुख हमारी डिमांड रहती है भोपाल इंदौर ही रहती है। साथ ही साथ एक पुरानी एम्बिशियस योजना रही है सिवनी से यहाँ रेलवे लाइन लाने की। पूर्व में उसके लिए जो सर्वे हुए तो एलिवेशन ज़्यादा आने से उसको भी जोड़ा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसमें हमने एक अपनी तरफ से प्रपोज़ल दिया है कि सिवनी से खवासा, खवासा से तिरोड़ी, इस प्रकार से अगर वो रेलवे लाइन स्वीकृत होती है तो ये डायरेक्ट रेलवे लाइन हो जाएगी, हमको फिर नागपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सिवनी और आगे छिंदवाड़ा से जुड़ जाएंगे। तो वो भी एक हमारी एम्बिशियस योजना है जिस पे हम माननीय सांसद जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें सफलता मिलेगी। एक रेलवे से ही संबंधित और एक सवाल था कि आपके विधानसभा चुनाव जीतने से पहले तिरोड़ी के पास कोई रेलवे स्टेशन है जहाँ से रेत भरण को लेकर के पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म तक तोड़ दिया गया था ठेकेदार के द्वारा ने। हालांकि उसने रेल यहाँ से बाहर ये रेत यहाँ से बाहर भेजने के लिए वाहवाही भी लूटी थी उस रेत ठेकेदार ने, मगर पूरी रेलवे की संपत्ति को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूँ वो वाहवाही नहीं थी, मेरे नज़र में तो बहुत दुख की बात थी। देखिए, पहले अंग्रेज़ों ने लूटा हमारी देश की संपत्ति को, वो विदेश लेके गए, और बाद में मेरा ये मानना है कि रेत जो है ये कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हर मंच से कहता हूँ और लगातार कहता हूँ, रेत जो है वो बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। रेत जो है वो रिवर इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। रेत जो है वो ना सिर्फ पानी को रोकती है, खींच के रखती है, बल्कि वो पानी को छानती भी है। आज आप देखिए कि हमारे गांव हो या शहर हो, सारे नाले जो हैं उनका पानी नदियों में जाके मिलता है, और नदी में अगर उस पानी को कोई छान रहा है तो रेत ही छान रही है। तो रेत इस पूरे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको अगर आप एक बिल्डिंग मटेरियल की तरह देखेंगे तो वो गलत है। तो मेरा तो मानना है कि इस प्रकार से, अगर मैं तो अपनी तरफ से यही सबसे मैं निवेदन भी करता हूँ कि हमें एम सैंड का उपयोग करना चाहिए। जो मैकेनिकल सैंड होती है, जो क्रशर से निकल के आती है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है। उसको बनाना निश्चित ही कठिन है, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए। नदी की रेत का उपयोग कम से कम होना चाहिए। हाँ, चूँकि जिन गाँवों से आजू बाजू से नदियाँ जाती हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन से अगर रेत लेके जाएंगे तो मेरा तो बहुत दिल में दर्द होता है। नहीं, आपने कहा कि वो मटेरियल का पार्ट नहीं है, पर आज के समय में जो शासन खुद ऐसी योजनाएं लेके आ रही है कि वो सीमेंट जो रोडें बनती है, सड़कें बनती है, उसमें बिना रेत के वो नहीं बन पाती हैं। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, रेत में हमारा प्रयास है कि हम एम सैंड को प्रमोट करें। प्रदेश सरकार भी एक एम सैंड की योजना बना रही है। बहुत जल्दी आप पाएंगे कि उसका ड्राफ्ट जो है हम सबके बीच में बड़े शहरों में लागू भी है। हाँ, तो एम सैंड का प्रयोग करिए। भाई, सैंड तो चाहिए, पर कौन सी, रिवर सैंड की एम सैंड? तो हमारा है कि मैकेनिकल सैंड का उपयोग किया जाए। दूसरी एक और था कि आपने नदी बचाओ जल संरक्षण के लिए मुहिम छेड़ी नहीं थी, चल रही है। और कुछ रेत घाटों के स्वीकृत होने के बावजूद भी आप उनको निरस्त करा दिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मामला होगा कि किसी जनप्रतिनिधि ने घाटों की स्वीकृति सरकार से निवेदन करके, तथ्यों के आधार पे, हमने जो तथ्य सरकार के सामने रखे उनकी जांच हुई और जांच के आधार पे सरकार ने निर्णय लिया कि इनको अस्वीकृत किया जाए। मगर वर्तमान में रेत अवैध उत्खनन अभी भी नहीं रुक पा रहा है। अभी भी बालाघाट जिले में 65 खदानों में से 27 रेत घाट खदान सिया की परमिशन के बगैर चालू कर दी गए, चल रहे हैं। 27 रेत खदानों के सिटीओ की परमिशन नहीं है। इसमें से बहुत से खदान आपकी विधानसभा क्षेत्र में, और आए दिन अभी ये बात सामने आ रही कि यहाँ से अवैध उत्खनन हो रहा है। वहाँ वीडियो फुटेज भी सामने आते हैं। मगर नाकामी प्रशासन की कही जाए या जनप्रतिनिधियों हमारी तरफ की रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी तरफ से तो शासन प्रशासन पे हम पूरा दबाव बना के रख रहे हैं कि इस प्रकार की हर अवैध गतिविधि को रोका जाए। और मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता ही रहता हूँ, हर प्रकार से प्रयास करता रहता हूँ, और मेरी तरफ से तो आखिरी तक प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि हमारी रेत की और हमारी नदी की क्या भूमिका है। आपको मैं और बताना चाहूँगा कि हमने बहाकल कलगांव घाट को तो खैर बाहर किए, कुमली घाट को भी स्थानीय लोगों ने शिकायत की, और जब वहाँ से टीम आई तो उस टीम को भी हमने पूरा सहयोग किए हर प्रकार से तथ्यों के आधार पे। और वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो भारत सरकार की है, वहाँ से टीम आई थी, और एनजीटी ने उस पर भी रेत खनन पे रोक लगा दी है। और हमारी जो कार्रवाई है वो कागज़ों में भी चलती रहती है, क्योंकि उद्देश्य ये है
कि ये रेत घाट जो हैं शासन की स्वीकृति से ही बाहर हो जाएं। तो उस दिशा में जो कार्य करना है पूरा फोकस हमने उस पर करके रखा है अभी। नहीं, मगर पहले के जो गौरव पारधी थे वो स्पॉट पे पहुंच जाते थे, गाड़ियां पकड़वाते थे। अब के गौरव पारधी को अब वो क्या हो इसलिए गया क्योंकि कि अब के गौरव पारधी खुद खड़े नहीं हो रहे हैं और खुद, मतलब आप ठीक है, आप कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट मगर गाड़ी रुकवाने में प्रशासनिक अमले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या प्रशासनिक अमला जैसे कलेक्टर महोदय ध्यान देते हैं उनके संज्ञान में जो जाता है, मगर तहसीलदार एसडीएम क्या कर रहे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, तहसीलदार वो एसडीएम क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जब मैं फ़ोन कलेक्टर महोदय को ही करता हूँ, कलेक्टर महोदय ही एसडीएम को फ़ोन करते हैं, वही तहसीलदार को फ़ोन करते हैं और वो नीचे जाते हैं। बात फोन करने के बाद की होती है ना, जनता निश्चित जब तौर पे उन्हें जब डिटेल दे रही है जनता, निश्चित तो तौर पे डायरेक्ट खुद से क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जो राजस्व अमला है उसका मुख्य कार्य जो है वो राजस्व है। इसमें अगर किसी की खामी है तो मैं समझता हूँ खनिज विभाग की है। यानी अगर मेरी नज़र में कोई दोषी है तो खनिज विभाग दोषी है। खनिज विभाग के पास ही पूरा स्टाफ नहीं है आज की डेट पे बालाघाट जिले में। बात वहीं पे आ जाती है कि अमले की कमी का सब लोग विषय रखते हैं, लेकिन हमारा तो प्रयास है कि इस पूरे विषय को जड़ से ख़त्म करना है। मैं जाऊंगा रेत घाट पे, 4 घंटे के लिए उत्खनन ख़त्म हो जाता है, 5 दिन के लिए हो जाता है, 1 महीने के लिए हो जाता है, लेकिन जो समस्या जो है उसको जड़ से उन्मूलन करना ही अब मैंने उद्देश्य बनाया है। क्योंकि मैंने कई बार जाके महसूस किया कि मैं दिन भर खड़ा रहा तो उस दिन तो नहीं हुआ, और मैं अगले दिन बाहर निकला और अगले दिन फिर चालू हो गया। तो हमें उस समस्या को जड़ से ही ख़त्म करना है, और वो तभी संभव होगा जब वो सारे रेत घाट जो हैं वो स्वीकृति से बाहर हो जाएं। तो अब मेरा प्रयास उसी दिशा में है। एक बात और जो सामने आई है, रेत को लेकर आखिरी सवाल होगा। जिस रेत कंपनी को बालाघाट जिले में काम मिला है रेत उत्खनन को लेकर के, वो लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना चाहिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर के जैसा काम दे दे रहे हैं, क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को या जनप्रतिनिधियों को। वो लोग गांव में जाते हैं, काम करते हैं और गांव वालों से उनकी झड़प होती है। तो अभी कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि गांव वालों से ही आपस में लड़ रहे हैं इसी रेत उत्खनन को लेकर के। तो अभी जो स्थिति पैदा हो रही है जिले में वो ये है कि आपसी में मतभेद, आपसी मनमुटाव, आपसी वैमनस्यता और आपसी में मारपीट, मगर इसका फायदा रेत कंपनी को सीधा मिल रहा है, क्योंकि रेत कंपनी कहीं नहीं उलझ रही है। लड़ाई झगड़े उनके साथ नहीं हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गांव के अपने ही लोगों के साथ में। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ ये स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो उसका कारण प्रमुख तौर पे जानकारी का अभाव है। जो रोक रहा है कई बार उसको भी जानकारी नहीं रहती, और जो वसूली करने जा रहा है कई बार उसको भी जानकारी नहीं रहती। अब जैसे एक नियम है जिसको लेके मैं हमेशा से प्रखर रहा हूँ कि जिस गांव से नदी जा रही है वहाँ पे उनको रॉयल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानकारी का अभाव ये है कि वो रॉयल्टी कलेक्ट करने वाले वहाँ भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो देने वाला है वो भी नहीं समझ पाता, लेने वाला भी नहीं समझ पाता। तो इस प्रकार की जो समस्या है ये जानकारी का अभाव है। तो मैं समझता हूँ कि एक आपने अच्छा विषय रखा है। हम आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि एक दिन बड़ी बैठक रखी जाए और हम उसमें थोड़ा सा खनिज विभाग और राजस्व प्रशासन के साथ मिलकर सबके लिए ज्ञानवर्धन कर देंगे कि आप कहाँ रोक सकते हो और कहाँ नहीं रोक सकते हो, आप कहाँ पे वसूली कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो। अब इसमें विषय यही आ जाता है कि कई बार जैसे आपने बताया कि अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो कुछ लोग वो अवैध घाटों को चलाना चाहते हैं इसलिए उसमें रोक नहीं लगाते हैं। तो जानकारी सबके सामने आ जाएगी तो वो काम बंद हो जाएगा, इसलिए भी लोग उसको सहयोग करते रहते हैं। मैंने तो आखिरी बोल दिया था, मगर आपकी बातों से फिर एक सवाल आ गया कि एक चीज़ें तो हैं कि जानकारी नहीं है, पर जिस गांव में से रेत निकलती है उन्हीं के गांव के लोगों को 3,000 4,000 रुपये में ट्राली, नियम के बाहर है। हाँ, दूसरी बात एक और नियम के बाहर है कि रॉयल्टी का सिस्टम है, टेंडर लिया गया, रॉयल्टी दी जानी चाहिए। टोकन सिस्टम कहाँ तक सही है? टोकन सिस्टम जो लागू चल रहा है, तो जो अवैध है उसी का विरोध हो रहा है और उसी के विरोध में फिर कार्रवाई हो रही है, उसी के विरोध में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो टोकन सिस्टम जो चला रहे हैं अवैध है वो, तो जो चला रहे हैं, जो लोग काट रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रशासनिक अमले पे आपकी जब भी शिकायत होती है, मैं तो अपनी तरफ से शिकायत करता ही रहता हूँ बीच बीच में, चाहे वो हमारा थाना हो या राजस्व विभाग हो, मैं तो शिकायत करता रहता हूँ और कार्रवाई भी करवाता रहते हैं। अब अक्सर ये होता है कि जब वो कार्रवाई करने पहुँचते हैं तो भाग जाते हैं, पर जब भी हमारे पास जानकारी आती है, और मेरे पास तो आती है, सबको मालूम है, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, मैं तो बोलूँगा, तो मैं तो कार्रवाई करवाता हूँ। एक और बात है कि चुनाव के वादों में आपने पठार क्षेत्र के किसानों को एयरलिफ्ट माध्यम से खेतों में सिंचाई की बात कही थी। 2 साल बीत गए,
मगर अभी तक उसमें, अभी आपने बताया जरूर है, मगर अभी 2 साल बीत जाना, काफ़ी समय बीत जाने की मैं बात हो आपको रही एक है। बात बताना चाहूँगा, जो सिंचाई की योजनाएं होती हैं वो साल 2 साल की नहीं रहती हैं। सिंचाई की योजनाएं जो हैं वो एक समय है जब दशकों में पूर्ण होती थी। मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो राजीव सागर परियोजना है 1975 का उसका प्रशासनिक अनुमति रही 1975, और वो योजना पूर्ण होते हुए 25 से 30 साल लगे। तो जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उसका टाइमलाइन जो है वो रोड के जैसे नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री आवास के जैसे नहीं हो सकता। उसका एक टाइम फ्रेम है, 5 से 10 साल कम से कम लगता है किसी भी सिंचाई की परियोजना को ज़मीन पे उतारने में, कम से कम। वो भी मैं आज की वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कह पा रहा हूँ। तो समय लगेगा और हम उतार के दिखाएंगे। क्षेत्र में से लगे हुए और क्षेत्र में भी इथेनॉल प्लांट है 2 बड़े। अभी प्रदेश से ये आदेश आ गया है, मंत्री जी ने भी, भारी मंत्री ने भी कहा कि किसानों को पानी नहीं दिया जाएगा, इथेनॉल प्लांटों को पानी दिया जा रहा है, जबकि उनकी जो आवश्यकता है वो इतनी बड़ी है कि पूरे किसानों किसानों के खेत का पानी भी पहुंचा दिया जाए तो वो भी पूरी नहीं हो अब देखिए, पाएगी। 2 चीज़ें हैं, उस विषय में तो मैं ही लड़ रहा हूँ। मैंने ही विधानसभा प्रश्न लगाया था, ये जो बासी वाला इथेनॉल प्लांट वाला है, और उसी के जवाब में मुझे जानकारी मिली कि राजीव सागर परियोजना की जो बांध से जो पानी है, जो नहरें हैं, वो उद्योग को नहीं दिया जा सकता। उसी के आधार पे हम चिट्ठियाँ लिख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और अभी तो मुख्य अभियंता ने भी चिट्ठी लिख दी है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसका जो अनुबंध हुआ था, जो कि नियम विरुद्ध हुआ था, नियम विरुद्ध जो अनुबंध हुआ था, मुझे जल्दी ही विश्वास है कि वो निरस्त हो जाएगा। साथ ही साथ किसी भी स्तर पे मेरे द्वारा किसानों के हक का पानी किसी भी उद्योग को नियम विरुद्ध नहीं दिया जाएगा, और मैं ही प्रयास कर रहा हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ। आप मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है बासी वाला प्लांट, बात कर रहा हूँ, मैं बासी की ही बात कर रहा हूँ। तो वो दोनों मेरी विधानसभा में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ही द्वारा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो मेरे गांव से लगा है। मैं जब जाता हूँ तो मुझे सामने दिखता है ये जो परियोजना है वो हमसे जुड़े हुए किसान हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं किसानों के हक का पानी उनको दिला के ही रहूँगा। अभी वर्तमान में स्थिति की रबी फसल लगाने के लिए मना कर दिया गया, और आपकी विधानसभा में बहुत अधिक मात्रा में रबी की फसल भी उगाई जाती है। तो वर्तमान में किसानों के लिए रबी की फसल के साथ गन्ना की फसल भी बहुत होती है, और दोनों को फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, मगर पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, तो ऐसा ये अभी क्या, फिर से कैसे ये मेरा ये निवेदन है आपसे कि इस बीच में मैंने सबको बताया है, आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जैसे पूर्व में पानी मिलता रहा है वैसे ही पानी मिलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा शेड्यूल में। जब तक पानी रहेगा बांध में तब तक पानी मिलता रहेगा, बांध में जब तक पानी रहेगा। और आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के किसान को उसके हिस्से का पानी, मध्य प्रदेश के हिस्से का पूर्ण रूप से पानी मिलता है, बल्कि थोड़ा बाहर का भी पानी मिलता है, जो मैं कैमरे में नहीं बता सकता। एक और बात थी कि आपने विधानसभा चुनाव के टाइम में पठार क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने की बात नहीं, मैंने नहीं कही थी, मैंने बिल्कुल नहीं कही थी। मैंने लाने की बात, हाँ, मैंने नए रोजगार की कही थी, लाने की बात, हाँ बिल्कुल वो की थी। कितने उद्योग अब तक में आ चुके या लाने के प्रयास किए जा चुके? हाँ, वही अच्छी बात आपने की, उद्योग लाने के लिए प्रयास मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक गारमेंट क्लस्टर लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई उद्योग नहीं लाना चाहता जो यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएं। तो मेरे द्वारा यहाँ पे गारमेंट क्लस्टर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए मैं विभिन्न उद्योगपतियों से भी मेरी भेंट हुई है, और मेरा लगातार प्रयास है। हमारे आगे कटंगी के आगे एक रकबा है 70-80 एकड़ का, उसको हम गारमेंट क्लस्टर के लिए आरक्षित करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए कागजी कार्रवाई भी हमने शुरू कर दी है। उद्योग विभाग के द्वारा यहाँ पे जिला प्रशासन को भी पत्र लिख दिया गया है, और उसमें धीरे धीरे गति मिलेगी, और जो हमारा वादा है वो पूरा करेंगे। लेकिन हम ऐसा कोई भी उद्योग नहीं लाएंगे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। पर जो आपके क्षेत्र के किसान हैं, गन्ना जो हाँ, गाते गन्ना हैं, वालों वो के महाराष्ट्र जाकर के अपने फसल को बेचते हैं। नहीं, महाराष्ट्र जाके नहीं बेचते हैं। उसमें गुड़ बनता है हमारे क्षेत्र में, उस गन्ने का किसान गुड़ हमारे क्षेत्र में जो गन्ना है उसका गुड़ ही बनता है। उसमें हमारा ये प्रयास है कि ऑर्गेनिक गुड़ बने, जिसको हम अच्छे से मार्केट कर सकें। जो उसमें हम स्व सहायता समूहों को भी जोड़ के अच्छी मार्केटिंग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हमारा चीनी मिल को लेके हमने कोई वादा नहीं किया था। हाँ, हमारा उद्योग को लेके वादा है, रोजगार बढ़ाने को लेके है, हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक जो सवाल है वो ये है कि आज तक शायद जनता को अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। 2018 के चुनाव में आपने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जब प्रत्याशी घोषित नहीं किया तो आपने निर्दलीय
फॉर्म भरा था और बंद कमरे में शिवराज चौहान जी आपको आकर के मना करके स्टेज पे लेके गए थे। तो बंद कमरे में जो बात हुई वो आज तक जनता को नहीं पता चल पाई कि देखिए- क्या बात हुई, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके कार्यकर्ताओं के साथ और जनता की उम्मीदों के साथ चला हुआ था। उस समय में गौरव पारधी को लोग विधायक मान चुके थे। देखिए, पहली बात तो कमरा बंद नहीं था। कमरा मगर बंद जो होता, चर्चा है कि बंद जो कमरे में जो- चर्चा हुई और जो चर्चा के बाद आप मंच पे अगर शिवराज आप- चौहान जी ने आपको ले जा करके बंद मतलब फॉर्म उठाने के लिए बात कही और समर्थन देने की बात शायद कमरा बंद रहता तो अब वो तो खैर जो हो मगर गया सो जनता हो के गया। बीच में ये चर्चा है और ये आज तक अभी तक इस बात का देखिए, खुलासा निश्चित नहीं हुआ तौर पे दो कि चीजें हैं। उस समय में क्या ऐसी वजह बन गई थी कि आपको फॉर्म उठाना पड़ा, आपकी मजबूरी क्या बन गई ऐसी थी कोई और मजबूरी- आपको मानना, उनकी बात मानना? देखिए क्या होता है, पड़ा। हमारे परिवार में वरिष्ठों को आदर सम्मान दिया जाता है। शिवराज सिंह जी हमारे तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके वरिष्ठ हैं, और हमारे वरिष्ठ अगर कोई बात बोलते हैं तो उस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। अगर हमारा नुकसान भी हो, तात्कालिक नुकसान भी हो, तो अगर वरिष्ठों का कोई आदेश है तो उसका पालन करना हमने बचपन से सीखा है। और उसी संदर्भ में जब माननीय शिवराज सिंह जी ने एक तरीके से आदेश ही दिया तो उसको हमने स्वीकार किया। हमने हमारे घर में हमेशा से वरिष्ठों के, इस घर का आप पता करेंगे तो वरिष्ठों के सम्मान को लेके रीति है, रिवाज है, और उसी प्रकार से वरिष्ठ थे वो, उनकी बातों का हमें सम्मान किया। कार्यकर्ता बहुत नाराज थे उस वक्त निश्चित आपसे। तौर पे हम भी क्योंकि नाराज थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके आपका साथ दिया था। निश्चित तौर पे तो क्या उनका विश्वासघात नहीं माना जा सकता इसे? देखिए, प्रमुख तौर पे मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं ने चीज़ों को समझा और वो सभी कार्यकर्ता फिर बाद में हमारे साथ आए। और अगर आज मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हूँ तो निश्चित तौर पे माननीय सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद रहा, माननीय शिवराज सिंह जी का भी आशीर्वाद रहा, तभी आज मैं एक जनप्रतिनिधि के लोगों के तौर पे सबकी सेवा कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि तात्कालिक परिस्थितियाँ जो रहती हैं, कई बार आप ऐसे निर्णय करते हैं जो शायद भविष्य को अपने तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो एक तात्कालिक निर्णय था और उसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि हम वरिष्ठों का आदर सम्मान में कोई कमी नहीं करते। एक आखिरी सवाल कि अभी लगभग 2-2.5 साल 3 साल लगभग अगले चुनाव को बचा हुआ है, तो क्षेत्र में या ज़िले में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा रोजगार क्या आप दिला पाएंगे जिससे हज़ारों लोगों को नौकरी मिल सके, एक नई उम्मीद जाग सके कि हमारे बीच में जो जनप्रतिनिधि अब आया है वो हमें बोलता ही नहीं, सिर्फ करके भी दिखाता है, और 5 सालों के अंदर ही आप करके दिखा सकें? देखिए, मैं ऐसा कोई टाइमलाइन तो डिफाइन नहीं करना चाहूँगा। हर चीज़ की एक सीमा होती है। कहते हैं ना, एक पानी से धान नहीं पकता है। तो मैं भी ऐसा कोई गलत आश्वासन नहीं देता हूँ। ना मैंने मेरे चुनाव के समय भी मैंने यही बोला कि हम सोने की लंका बनाने वाले नहीं हैं कि रात भर में लंका बना दें। हम प्रभु श्री राम के हैं। हम 14 वर्ष का वनवास काट के भी आते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं। तो मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ प्रयास जल्दी ही ज़मीन पे दिखने लगेंगे। और जहाँ तक रोज़गार को लेके है तो वो भी मुझे ऐसा विश्वास है कि अगले 3 साल में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत सबके ध्यान में आ जाएगी। थैंक यू। तो आप देख रहे थे हमारे बीच में कटंगी विधानसभा के विधायक गौरव पारधी जी, जिन्होंने हमारी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो जनता को वादा किया है वो पूरा करने में सफल हो पाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में तथ्यों के साथ हम आपके बीच फिर से उपलब्ध होंगे। नमस्कार।